गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैं डॉक्टर नविता श्रीवास्तव, सहआचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय सरवाड़, गृह विज्ञान विषय में। बच्चों, पहले अपन ने नियोजन के बारे में पढ़ा था। नियोजन किसे कहते हैं, नियोजन का अर्थ, परिभाषा और नियोजन की विशेषताएं। आज हम पढ़ेंगे नियोजन के मुख्य चरण कि जब भी हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो उसका नियोजन करते हैं, और नियोजन में हमारे कौन कौन से स्टेप्स होते हैं प्लानिंग करते वक्त। नियोजन जिसे हम प्लानिंग कहते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। हमारी योजना चाहे छोटी हो, बड़ी हो, मध्यम हो, लेकिन हमें उसके लिए प्लानिंग करना आवश्यक होता है। क्योंकि तभी वो व्यवहारिक होगी, वो हमारी योजना और तर्कसंगत होगी जब हम उसकी किसी तरह प्लानिंग करते हैं, क्योंकि इसे ही हम नियोजन प्रक्रिया कहते हैं। विभिन्न विद्वानों ने इसके बारे में विभिन्न विभिन्न चरण बताए हैं। मैं अलग अलग बारे में बताती हूँ कि किसने क्या क्या कहा है। लुइस ए एलन ने कहा है कि इसके 7 चरण होते हैं। पहला है भविष्यवाणी, दूसरा है उद्देश्यों का विकास करना, कार्यक्रम बनाना, समय अनुसूची, बजट बनाना, क्रियाविधि विकसित करना, नीति का विकास करना। ग्रॉस एंड क्रैंडल ने कहा है कि नियोजन में व्यक्तिगत निर्णयों की श्रृंखला होती है और वे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे उसने कहा है कि इसके अनुसार नियोजन में वे सभी चरण सम्मिलित होते हैं जो निर्णय प्रक्रिया में आते हैं, जैसे समस्या को परिभाषित करना, विकल्पों को ढूंढना, कल्पना द्वारा प्रत्येक विकल्प को उसके हल के साथ देखना, अधिकतम उपयुक्त संभावित हल का चयन करना और उत्तरदायित्व स्वीकार करना। डैनियल ने 6 चरण बताए हैं जो कि, और टेरी ने 8 चरण बताए हैं, जो मैं क्रमानुसार तुम्हें संक्षिप्त में बताती हूँ। सबसे पहला जो होता है हमारे उद्देश्यों और लक्ष्यों को निर्धारित करना। कोई भी हम काम करते हैं उसके लिए हमारे, चाहे वो अल्पकालीन हो चाहे दीर्घकालीन हो, हमें लक्ष्य और उद्देश्यों को तो ध्यान में रखना ही पड़ता है, क्योंकि बिना लक्ष्य के कोई भी नियोजन अर्थहीन हो जाता है। और नियोजन का सबसे पहला महत्वपूर्ण कदम यही होता है कि हमारा इस काम के लिए हमारा क्या लक्ष्य है और क्या हमारा उद्देश्य है। दूसरा है सूचनाओं का संकलन और विश्लेषण करना। जब हम कोई भी काम करते हैं तो हम उसके लिए सूचनाओं का संकलन मतलब हम सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं और फिर उनको विश्लेषण करते हैं। तो हम सूचनाएं कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो हमारी सूचनाएं चाहे वो रेडियो से है, पत्र पत्रिकाओं से, अखबार से हो, अनुभवी साथियों से हो, परिवार के सदस्यों से हो, टेलीविज़न से हो। हम जो भी हमारा प्रोग्राम होता है या जो भी हमारा नियोजन होता है, हम उसके लिए सूचनाओं का संकलन करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। और मैंने जैसे बताया, सूचना हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, और जितनी अधिक हम सूचनाएं प्राप्त करेंगे, जितने अधिक हमें विकल्प मिलेंगे और जितनी अधिक कार्यविधियाँ, उतना ही हमारा काम उतना ही सुगमता और सहज कार्य से हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है, सूचनाओं का संकलन करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि इनका विश्लेषण करना भी आवश्यक होता है, क्योंकि विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि सूचनाओं को उपयोगी, सुगम, सहज, सरल, आसान और लक्ष्य के अनुकूल बनाना होता है, ताकि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें। थर्ड पॉइंट है नियोजन के आधार का विश्लेषण करना। हम नियोजन के आधार का निर्धारण करते हैं और नियोजन का महत्वपूर्ण और उपयोगी कदम होता है। हम आधारों की स्थापना करते हैं, उपयोग करते हैं, सहमति, जटिल समस्याओं का विश्लेषण करते हैं। हम सभी जानते हैं कि भविष्य अनिश्चित है, कल क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन हम कल के लिए नियोजन तो करते ही हैं, चाहे हमें पता हो चाहे नहीं पता हो, लेकिन हम कल के लिए नियोजन करते हैं ताकि हमारा भविष्य सुखद और संतोषप्रद हो। यहाँ पे एक कबीर के मैं एक उदाहरण देती हूँ। कबीर के उक्ति का, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। मतलब ये नहीं कि हम कल पे छोड़ दें, आज पे छोड़ दें, नहीं, हमें करना तो है, चाहे कल करें चाहे आज करें, तो अभी कर लो, तो अभी हम कर लेते हैं। तो इसलिए नियोजन के आधारों का भी निर्धारण करना पड़ता है कि हमें स्टेप में जो भी हमारा नियोजन है उसका आधार तो हमें बनाना ही पड़ेगा, चाहे वो बजट से ले लो, चाहे वो क्या कहते हैं कितने समय के अनुसार होगा, हमें उसका तो निर्धारण करना ही पड़ेगा। फिर फोर्थ पॉइंट है वैकल्पिक तरीकों का निर्धारण करना। हमने जितने भी चीज़ें बनाई हैं नियोजन के लिए, हमने जितने भी मुख्य हैं उसे हम नकार नहीं सकते, लेकिन हमें शायद ही कोई ऐसी योजना होगी जिसके लिए हमें विभिन्न युक्तिपूर्ण विकल्प नहीं सूझे हों। हम विकल्प तरीकों का निर्धारण किए बगैर कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। वैकल्पिक तरीकों के निर्धारण से ही हम अपने तरीकों को ढूंढना, उनका परीक्षण करना, व्यवहारिक तौर पर यह मुश्किल होता है।
हम नए-नए आधुनिक यंत्रों होते हैं, शक्ति की बचत के उपकरण परमाणु होते हैं, उनका परीक्षण करना आसान नहीं होता है। दुकानदार विक्रेता परीक्षण करने की छूट नहीं देता। ना भारत में ऐसी कोई प्रयोगशाला है जिसमें कि एक आम आदमी उस व्यक्ति जाके कर ले और आसानी से उपकरणों वस्तुओं का उसका निर्धारण कर ले। तो हमें इसके लिए वैकल्पिक भी ढूंढना चाहिए। फिर वैकल्पिक जो हम तरीके ढूंढते हैं उसका हमें मूल्यांकन भी करना चाहिए, क्योंकि वैकल्पिक तरीकों का निर्धारण करना ही ज़रूरी नहीं है, हमें उनकी खोज करना, परीक्षण करना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि उनका मूल्यांकन करना भी ज़रूरी है। यह कार्य हमारा लक्ष्यों उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए। उसे अपनी कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, दूरदर्शिता का अवलोकन करके प्रयोग करना चाहिए। कल्पना शक्ति का उपयोग करके केवल वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन का लाभ हानि, असफलता और असफलता के बारे में ही पता चल सकता है। सपोज करो मैं कहती हूँ, अगर अपन को एक गृहिणी को वॉशिंग मशीन लेनी है, वो वॉशिंग मशीन देखने गई, उसने देखा ये दाम भी कम है, धुलाई तो आसानी से हो जाती है, लेकिन ये ऊर्जा बिजली का बिल ज़्यादा बढ़ा देता है, डिटर्जेंट ज़्यादा खपत करता है। एक दूसरी है जिसकी कीमत ज़्यादा है लेकिन सब चीज़ों में फ़ायदा, धुलाई भी अच्छी करी है, बिजली का बिल भी कम आ रहा है, डिटर्जेंट का। अब उसके लिए वैकल्पिक तरीका ढूंढना है कि वो क्या करे, या तो वो सस्ती ले या वो महंगी ले और या वो कॉम्प्रोमाइज़ करे। तो हमें उसके लिए मूल्यांकन करना भी ज़रूरी होता है। फिर कार्यविधि के सर्वोत्तम तरीके का चयन। हम किसी भी कार्य को करते हैं और के लिए विभिन्न विकल्पों का हम मूल्यांकन भी करते हैं, लेकिन गृहिणी को देखना चाहिए कि सबसे सर्वोत्तम तरीका कौन सा है जिससे कि हमारे काम, शक्ति, श्रम, व्यय आदि की कम ज़रूरत हो और आसानी से संपन्न हो जाए। कई बार क्या होता है, हम विकल्पों के मूल्यांकन में निर्णय स्पष्ट नहीं हो पाता। हम योजना के लक्ष्य को पूर्ति के लिए कोई एक तरीका अथवा विधि ही नहीं अपनाते हैं और 2 से अधिक विधियों का उपयोग करते हैं और हम चाहते हैं कि इससे हमें सफलता मिल जाए। अब जैसे उदाहरण के लिए कहती हूँ, जैसे कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अगर कोई टीचर उसको लेक्चर विधि से समझाता है तो समझ में नहीं आएगा। जैसे सपोज करो साइंस हुआ, अगर उसको लेक्चर मेथड से समझाया जाएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। अगर हम चित्र के माध्यम से उसको कोई चीज़ समझाते हैं तो उसको दृश्य श्रव्य साधनों से, तो बच्चे को आसानी से समझ आ जाएगा। तो जो सर्वोत्तम तरीका उससे करने से हमारा तरीके का चयन सबसे। अब जैसे मैं होम गृह विज्ञान में देख लो, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताऊँ, ये ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, सब्जी को ये ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, इडली ऐसे बनाते हैं, पाव भाजी ऐसे बनाते हैं। मैं सिर्फ थ्योरेटिकल तुम्हें बताता हूँ तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। जब तक कि मैं उसको प्रयोगशाला में तुम्हारे सामने करके सब चीज़ें करके मिला के बना के इडली बना के या जो भी चीज़ अपन के कोर्स में वो बना के जब तक मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगी तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए कार्यविधि हम जो भी करते हैं उसके लिए सबसे सर्वोत्तम तरीका चुनना चाहिए। मैं कहती हूँ उसको उबाल लो, इसको भून लो, इसको ये कर ले, तो ये तो एक थ्योरेटिकल हो गया, जबकि ये है तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। तो हमें इसको प्रैक्टिकली करके ही हम उसको सर्वोत्तम तरीका ढूंढ सकते हैं। फिर योजना तैयार करना। कार्य करने के लिए हमने विकल्प भी ढूंढ लिए, सब कुछ ढूंढ लिए, तो अब योजना को तैयार करता होता है, सबसे अंतिम रूप प्रदान करता है, क्योंकि योजना के विभिन्न पहलुओं को हमें गौर भी करना चाहिए। उसका व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए गहनता से विचार करना चाहिए और सर्वसम्मति से उसको अंतिम रूप देना चाहिए। फिर आवश्यक उपयोजनाओं का निर्माण करना। जैसे हम देखते हैं बड़े बड़े उपकरण होते हैं, उद्योग होते हैं, वो बहुत बड़ी एक योजना बनाते हैं, फिर योजनाओं के भी अंदर से स्ट्रीम्स निकलते हैं। अच्छा ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। अब जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे मकान बनाना है, बच्चों को उच्च शिक्षा देना है, तो ज़रूरी नहीं है मकान बनाने में हम योजना तो बहुत बनाते हैं, लेकिन क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हम उस योजना से विपरीत चले जाते हैं। अरे ये नहीं, ये अरे अपन ने ये सोचा ही नहीं था। जहाँ ये शब्द आ जाता है हमने ये सोचा नहीं था, वहीं पे हमारी योजना में थोड़ी सी असफलता आने लग जाती है। तो इसलिए हमें आवश्यक है कि हम जो भी योजना बनाएं, जो भी निर्माण करें, वो प्रभावपूर्ण होनी चाहिए और उसका छोटा रूप हो और उसके बाद उसका चाहे बड़ा रूप हो जाए। तो इसलिए क्रूज ने कहा है कि किसी योजना के प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन हेतु सहायक योजनाएं आवश्यक हैं, परंतु याद रहे उप योजनाएं पूर्ण रूपेण स्वतंत्र योजनाएं नहीं होती हैं, बल्कि ये मूल योजनाओं का ही एक अंग एक दूसरे से संबंधित होती हैं। फिर कार्यक्रम का समय और क्रम निर्धारित करना चाहिए। हम जो भी योजना बनाते हैं उसके निर्माण के उपरांत हमें क्रियान्वित एवं व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए विभिन्न क्रियाओं का समय एवं क्रम निर्धारित किया जाना चाहिए। ऐसा ना करने से हमें सफलता नहीं मिलती है। जैसे कई तरह की भ्रांतियाँ, कठिनाइयाँ, समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे एक गृहिणी है, वो गृह संबंधी योजना बनाती है, चाहे वो दैनिक हो, चाहे वो साप्ताहिक हो, चाहे वो मासिक हो, चाहे वो सैमराय। तो इन सब का कार्यक्रमों का समय और क्रम बना लेना, निर्धारित करना आवश्यक है।
फिर परिवार के सहयोगों के सदस्यों की सहभागिता प्राप्त करना। कोई भी चीज़ अकेला चना भाड़ नहीं जो सकता है, इसके पूरे परिवार की सहभागिता बहुत आवश्यक है, तभी हमारा कार्य और योजना कुशलतापूर्वक रहेगी न, और तभी हम लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। परिवार के सहयोग, परिवार के सदस्यों को सहभागिता और सहयोग की आवश्यकता होती है। जैसे ये तो गृहिणी की कुशलता है कि छोटे बच्चे क्या कर सकते हैं, बड़ा क्या कर सकता है, जो बैठ के काम करता है वो क्या कर, जैसे मैंने छोटे बच्चों को लगा दिया, अच्छा तुम गमले में पानी दे दो, ठीक है, तुम ये सामान इधर से उधर लेके आ जाओ। अब जैसे घर में बूढ़ी औरत है, बूढ़ी माता जी हैं, वो अपने क्या कहते हैं चल फिर नहीं सकती, तो हमने उनको सब्जी का काम दे दिया, अच्छा आप सब्जी छीलती रहो, आप ये कर दो। किसी को जैसे जेंट्स है उनको बाहर का काम दे दिया, तुम लोग ये बाहर का करो। तो ये तो गृहिणी के ऊपर होता है कि वो परिवार के सदस्यों का किस तरह से उपयोग करती है काम के प्रति और अपने काम के क्रियान्वित में करती है। अब जैसे किशोर बालक हैं, उनको क्या काम देना है, ये सब कर सकते हैं। गृहिणी को व्यंजन बनाने हैं, जो भी चीज़ें इस प्रकार के सभी का सहयोग होने से कोई भी एक हम काम या योजना या पार्टी का आयोजन करते हैं तो वो सफल हो सकती है। और यदि सारे काम गृहिणी को करने पड़ते हैं तो वो योजना कभी भी सफल नहीं हो सकती है। लास्ट में हम अनुसरण करते हैं, अनुसरण मतलब फॉलो अप करते हैं। हम देखते हैं हमने ये जो योजना बनाई, जो भी हमारे सदस्यों की भागीदारी रही, क्या ये हमारे लिए सफल हुई कि नहीं हुई, हम किस किस जगह पे रुके, हम कहाँ कहाँ पे असफल हुए, कहाँ कहाँ पे हमें दिक्कतें आई, इन सब का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। अगर हम कारणों का पता लगाकर त्रुटियों को दूर कर लेंगे और आवश्यक संशोधन कर लेंगे तो सुधार करके हमारी मूल योजना जो है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। नियोजन की सीमाएं होती हैं। कई लोग कहते हैं नियोजन करने से क्या फ़ायदा, समय शक्ति धन की बर्बादी होती है, जब समय आएगा तब हम कर लेंगे। लेकिन नहीं, भविष्य अनिश्चित है, परिवर्तनशील है, लेकिन योजना हमें बनानी चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति कोई निश्चित रूप से ये नहीं कहता मैं अभी कर लूँगा, ये कर लूँगा। योजना बननी चाहिए, इससे हमारा समय शक्ति और धन का अपव्यय होने से हम बच जाते हैं। उसमें हम नियोजन की सीमाएं क्या हैं, सबसे पहले तो ये हमारी सीमाएं जो है लिमिटेशंस जो होती हैं, हमें सर्वोत्तम विकल्प के चयन में परेशानी हो जाती है, समस्याओं को पहचान कर उन्हें परिभाषित करने में अड़चनें और कठिनाई होती हैं, समय शक्ति व धन का अपव्यय होता है, विश्वासयुक्त सूचनाएं तथ्यों आदि के संकलन में कठिनाई होती है, अरुचिकर उबाऊ एवं अवसादपूर्ण कार्य होते हैं, दूरदर्शिता का अभाव होता है, अपर्याप्त मानसिक व बौद्धिक क्षमता, कल्पना शक्ति का अभाव होता है और आकस्मिक कई बार घटनाएं भी घट जाती हैं जो कि हमारी नियोजन में परिपूर्ण नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे संगठन।